प्यारे बच्चों, वंदे मातरम। क्या आपने कभी देखा है कि एक पौधे का निर्माण कैसे होता है? तो आप कहेंगे, हाँ मैम, हमने देखा है कि हम अगर बीज बो दें तो बीज से एक नया पौधा उगाता है। वेरी गुड। क्या बीज के अलावा भी आपने पौधे को देखा है? देखा है। अगर हम आलू को बो दें तो आलू का पौधा आ जाता है, धनिए को बो दें धनिए का पौधा आ जाता है, प्याज को बो दें प्याज का पौधा आ जाता है। तो पिछली कक्षाओं में आपने देखा कि हम बीज के अलावा भी पौधे को उगा सकते, मीन्स पौधे के किसी अन्य भाग से हम नए पौधे का विकास कर सकते हैं। लेकिन क्या सभी पौधों में ऐसा होता है? नहीं, सभी पौधों में हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें बीज की आवश्यकता पड़ती है। तो ये बीज आते कहाँ से हैं? कहाँ बनते हैं ये बीज? कौन सी क्रिया है जिसके द्वारा बीज का निर्माण होता है? आज की हमारी उपचारात्मक शिक्षण की कक्षा का विषय है लैंगिक जनन, पौधों में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन से पहले हमें समझना होगा कि जनन क्या होता है, प्रजनन क्या होता है। पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है जनन और प्रजनन, जिसे इंग्लिश में हम बच्चों रिप्रोडक्शन कहते हैं। जब कोई जीव अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करता है, पौधा पौधे को जन्म देता है, डॉग के बेबी पपी कहलाते हैं, कैट के किटन होंगे। मीन्स जो जैसा जीव है वो वैसे ही जीव को पैदा करता है, उत्पन्न करता है। इस क्रिया को हम प्रजनन कहते हैं। किसी जीवधारी द्वारा अपने जैसे जीव उत्पन्न करना, कंडीशन है कि अपने जैसे जीवधारी को उत्पन्न करना प्रजनन या जनन कहलाता है। ये सब आप पिछली कक्षाओं में सीख कर आए हैं। प्रजनन और जनन दो प्रकार का होता है, एक अलैंगिक जनन और एक आपका लैंगिक जनन। ये क्या होता है? ये भी हमारा इससे पहले उपचारात्मक शिक्षण में हमने दिवस में पढ़ा है। अलैंगिक जनन, जब दो प्रकार के जीव होते हैं, एक नर और एक मादा, मेल और फीमेल। जब नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती, जब केवल एक ही जीव के द्वारा जनन क्रिया संभव हो जाती है, तब हम इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। मतलब वहाँ पर आपको नर और मादा को परिभाषित नहीं करना होता। आप पौधे के किसी भी भाग से, जैसे हम पौधे के टुकड़े कर दें। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है अमीबा को ये विखंडित हो जाता है, इसका शरीर टूट जाता है और इससे नए अमीबा बन जाते हैं। ये जनक अमीबा है और ये आपका संतति अमीबा है। तो ये भी एक प्रकार का जनन हुआ, लेकिन यहाँ पर नर और मादा की आवश्यकता हमें नहीं हुई, इसीलिए ये अलैंगिक जनन कहलाता है। हमने आपको आलू का उदाहरण दिया कि आलू के टुकड़े हम कर देते हैं, तो आलू एक भूमिगत तना है, उसको हम जमीन में जब बोते हैं तो आपका नए आलू के पौधे उससे उसकी पौध उगाती है। तो नर और मादा जब भाग नहीं लेते हैं तब आपका अलैंगिक है। लेकिन जब नर और मादा की आवश्यकता हो, जब नर और मादा मिलकर जनन क्रिया करें, तो उस जनन क्रिया को हम लैंगिक जनन कहते हैं। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। एक छोटे से प्रयोग के द्वारा आज हम अपनी क्लास में सीखेंगे कि पौधों में किस प्रकार से लैंगिक जनन होता है। तो वह जनन, वह प्रजनन जिसमें नर और मादा भाग लेते हैं, उस प्रजनन को, उस जनन को बच्चों हम लैंगिक जनन कहते हैं। आज हमारा उपचारात्मक शिक्षण में जो विषय है वह है पौधों में लैंगिक जनन, जंतुओं में लैंगिक जनन और पौधों में लैंगिक जनन। तो आज का हमारा विषय वस्तु है पौधों में लैंगिक जनन। किस प्रकार से एक पौधे में बीज का निर्माण होता है और फिर उस बीज को जब हम मिट्टी में बोते हैं तो एक नई पीढ़ी का विकास होता है। आइए हम देखते हैं कि पौधों में लैंगिक जनन के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनके द्वारा बीज का निर्माण होगा। किसी भी पौधे में लैंगिक जनन के 4 भाग होते हैं। जब पौधा
4 चरणों से गुजरता है, तब जाकर एक छोटे से बीज का निर्माण होता है। उस बीज के अंदर पूरे पौधे का जीवन विकसित होता है। कौन से भाग हैं? सबसे पहला भाग होता है नर व मादा युग्मक का बनना, नर और मादा जनन कोशिका का बनना। सबसे पहले नर और मादा जनन कोशिका बनेगी, उसके बाद ये दोनों कोशिकाएं अलग अलग स्थान पर बनेंगी। अब इन दोनों कोशिकाओं को एक साथ मिलाने के लिए दूसरी क्रिया होगी जिसे हम परागण कहेंगे। तीसरी क्रिया के द्वारा नर और मादा कोशिका आपस में मिलेंगी और क्रिया कहलाएगी निषेचन। और जब निषेचन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपके पौधों में बीज का निर्माण होगा, एक संतति का विकास होगा। इस बीज से एक संतति का विकास होगा और पीढ़ी आगे की तरफ बढ़ेगी। तो लैंगिक जनन में सबसे पहले नर और मादा युग्मक कहाँ बनते हैं, कैसे होते हैं, आइए इसको देखते हैं। इसके लिए मैंने एक गुड़हल का फूल चुना है। गुड़हल का फूल चुनने का कारण क्या है? फूल बहुत सारे हैं, आप किसी भी फूल को लेकर इस लैंगिक जनन को, इसके चरणों को समझ सकते हैं। क्योंकि ये फूल देखने में बड़ा होता है, इसके जो अलग अलग भाग हैं ये आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हम प्रयोग करते समय गुड़हल के फूल को चुनना उचित समझते हैं। इसमें कौन कौन से भाग होते हैं? एक फूल के 4 भाग होते हैं। किसी भी फूल में अगर हम देखें तो उसके 4 भाग होते हैं। कौन से होते हैं? पहले हम लिख लेते हैं। सबसे बाहर की तरफ आपको दिखाई देगा बाह्य दल। पुंज, पुंज का मतलब होता है बच्चों समूह। एक नहीं होता बाह्य दल, बहुत सारे होते हैं, इसलिए हम इसे यहाँ बाह्य दल पुंज कहते हैं और एक को हम बाह्य दल कहते हैं। दूसरा भाग आएगा आपका दल पुंज, दल का समूह। तीसरा भाग आएगा आपका पुमंग और लास्ट आपका आता है जायांग। इस प्रकार से एक फूल के पास 4 भाग होते हैं और ये 4 भाग ही हमारे लैंगिक जनन के मुख्य भाग होते हैं। फूल सबने देखा होगा, लेकिन कभी इस पर हमने विचार नहीं किया कि इस फूल के अंदर भी अलग अलग भाग हैं, अलग अलग नाम हैं, अलग अलग कार्य हैं। आइए अब हम इन भागों के बारे में चर्चा करते हैं, देखते हैं कौन सा भाग क्या काम करता है, लैंगिक जनन में किसकी क्या भूमिका है। आप सभी देख सकते हैं कि ये एक गुड़हल का फूल है। अब गुड़हल के फूल में बहुत सारी पत्तियां हैं। एक गुड़हल का फूल आपने देखा होगा जो यहाँ बना हुआ है बेटा, जो लाल रंग का होता है, उसमें अगर आप देखें तो उसमें 5 पत्तियां आपको दिखाई देती हैं। ये दूसरी वैरायटी का है, इसमें भी आपको पत्तियां दिखाई दे रही हैं। और अगर नीचे की तरफ आप देखें तो नीचे की तरफ बेटा देखिए, यहाँ पर आपको एक हरे रंग की पत्तियों का घेरा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर छोटी छोटी पत्तियां भी आपको दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सबसे बाहर की तरफ, किसी भी फूल में सबसे बाहर की तरफ जो पत्तियों का एक चक्र होता है, वही चक्र आपका बाह्य दल कहलाता है। अगर हम इसको काट कर निकालें तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसी संरचना बच्चों दिखाई देगी। कभी आप फूल तोड़ के लाइएगा और फूल में एक ब्लेड से बहुत संभाल के कीजिएगा और इसको निकालिएगा अलग से, तो ये आपको पूरा चक्र जुड़े हुए आपको दिखाई देंगे। किसी पुष्प में, किसी फूल में जुड़े होंगे, किसी में ये अलग भी होंगे। तो ये जो आपको बाहर की तरफ हरे रंग का, आपको ध्यान देना है रंग पर, जो हरे रंग की संरचना आपको दिखाई दे रही है, यह आपका क्या कहलाता है? बाह्य दल कहलाता है। उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। इसको हमने सावधानी पूर्वक हटाया और बाह्य दल की हमने स्टडी की। अब आपको इसकी दिखाई देती हैं, अगर हम आपसे पूछें तो आप कहेंगे पंखुड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, जिसके कारण पौधा देखने में सुंदर लगता है। किसी पौधे में किसी रंग की पंखुड़ियाँ होंगी, किसी पौधे में किसी रंग की पंखुड़ियाँ होंगी, सब पौधों में अलग अलग। और यही पंखुड़ियाँ पौधे के आकर्षण का केंद्र होती हैं। किसके आकर्षण का? हमें भी अच्छी लगती हैं। और किसको अच्छी लगती हैं बच्चों? कीटों को अच्छी लगती हैं, तितलियों को अच्छी लगती हैं, मधुमक्खियों को अच्छी लगती हैं। ये दूर से आपको फूल खिलता हुआ दिखाई देता है, इसके रंग से आकर्षित होकर कीट इसकी तरफ आते हैं। कीट ऐसे ही नहीं आते हैं कि वहाँ पर उनको बैठना है।
कीट इसलिए आते हैं क्योंकि इसके अंदर से वो पराग लेते हैं। मधुमक्खियाँ आपको पता है ना क्या बनाती हैं, शहद बनाती हैं। तो ये जो आपकी पंखुड़ियाँ दिखाई दे रही हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अगर ऐसी नहीं होती, रंगीन नहीं होती, तो कीट इसकी तरफ नहीं आते, और कीट इसकी तरफ नहीं आते तो हमारा जो लैंगिक जनन का दूसरा चरण है परागण, वो संभव नहीं हो पाता। इस परागण की क्रिया को कराने के लिए प्रकृति ने इस फूल को अट्रैक्टिव बनाया बच्चों, आकर्षण दिया इसे, किसके द्वारा, इसकी रंगीन पत्तियों के द्वारा। तो ये रंगीन पत्तियां आपकी क्या कहलाती हैं, दलपुंज कहलाती हैं, दल कहलाती हैं। एक पंखुड़ी को हम दल कहते हैं। तो हमने इसकी सारी पंखुड़ियों को हम अलग कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या दिखाई देगा, तो हम समझ गए। सबसे बाहर की तरफ हरे रंग का एक घेरा है पत्तियों का, जिसे हम वाह्य दल कहते हैं। उसके बाद रंगीन पत्तियां आती हैं जिसे हम पंखुड़ियां कहते हैं, या फिर हम उसे दल कहते हैं, दलपुंज कहते हैं। अब आप देख सकते हैं, जब कभी आप गुड़हल के फूल को टच करते हैं तो आपके हाथ पर भी, मैंने भी टच किया, देखिए मैंने टच किया तो मेरे हाथ पर कुछ पीला सा आपको दिखाई दे रहा है, एक पाउडर सा आपके हाथ पर आ गया। सभी के हाथ पर आ जाता है बच्चों। तो ये क्या है, कभी आपने सोचा कि ये पाउडर जो हमारे हाथ पर लग रहा है, बस बच्चों यही हमारे दो मुख्य भाग हैं जो लैंगिक जनन की क्रिया करेंगे। एक नए बीज का, एक नई पीढ़ी का निर्माण करने के लिए एक छोटे से बच्चे को, एक छोटे से बीज को जन्म देंगे। तो आप देख सकते हैं ये इतना छोटा सा भाग और एक पूरी पीढ़ी का निर्माण करता है। ये भाग, दो भाग यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, एक पुमंग और एक आपका जायांग। यहाँ आप देखिए, ये मैंने पहले ही अलग किए हुए हैं। इस तरह से आपको कुछ बच्चों दिखाई देता है सबको। ये एक स्ट्रक्चर ऐसा है और इसके ऊपर एक धागा सा है, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, एक धागा सा दिखाई दे रहा है पतला सा, और ऊपर की तरफ इस तरह से झूलता हुआ एक पीला सा भाग आपको दिखाई दे रहा है। ये है आपका पुंकेसर। एक भाग पुंकेसर है और बहुत सारे, क्योंकि इसमें बहुत सारे पुंकेसर आप यहाँ से देख सकते हैं, ये मिलकर आपके पुमंग कहलाते हैं। इस चित्र में भी आपका समझाया गया है मादा भाग और ये आपका नर भाग, जिसे हम पुंकेसर या आपका पुमंग कह रहे हैं। पुमंग बहुत सारे हो गए और एक भाग को निकाल लेंगे तो आपका पुंकेसर कहलाएगा। पुंकेसर में दो भाग हैं, कौन से? ऊपर की तरफ एक फूला हुआ भाग है जिसे आप चित्र में भी देख सकते हैं, हम परागकोश कहते हैं, और नीचे की तरफ एक धागे की तरह संरचना लटकी हुई है जिसे हम पुतंतु कहते हैं। तो इस प्रकार से एक पुंकेसर दो भागों से मिलकर बना होता है। ऊपर की तरफ पीला भाग परागकोश और धागे जैसा भाग पुतंतु। इस परागकोश के अंदर छोटे 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 कण भरे होते हैं जिसे हम पराग कण कहते हैं। परागकोश के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कण भरे होते हैं, ये कहलाते हैं बच्चों परागकण। और यही परागकण नर कोशिका होती है, नर जनन कोशिका होती है। तो आपने देखा फूल बाहर से कैसा दिख रहा था, इसके अंदर हम देखें छोटा सा भाग निकला और इस छोटे से भाग के अंदर भी छोटे छोटे जो कण हैं बच्चों वो परागकण हैं। और ये ही नर जनन कोशिका है जो मादा कोशिका के पास जाएगी, उससे मिलेगी और जाकर एक बीज का निर्माण करेगी। तो ये हुआ आपका नर भाग। अब हम बात करते हैं मादा भाग की। अगर हम इसको हटाते जाएं तो सब बच्चों ने देखा है कि बीच में आपको कुछ ऐसा भाग दिखाई देता है जो नीचे से बच्चों मोटा होता है। यहाँ पर आप कभी भी देखिएगा, एक फूल आप सभी लाइएगा और इसको देखिएगा तो ये मोटा सा आपको दिखाई देगा। आप एक ब्लेड की सहायता से बहुत धीरे धीरे, क्योंकि ये टूट जाती है, इसको आप एक कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद आप देखिए इसको हम खोल रहे हैं। वाह, देखिए खोलने के बाद आप सब देख सकते हैं कि अंदर कितनी अच्छी आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रही है। अगर हम इसको फोकस करके देखें तो यहाँ पर आपको ये दिखाई देगी। कैसी दिखाई देती है?
आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर हमने एक छोटा सा बनाया भी है, कैसे देखें। यहाँ पर ये कुछ इस तरह से लंबी सी और ये इस तरह से आपका एक भाग आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। अगर हम देखें तो ये निकल के आ गई बाहर, इसको हमने हटा दिया, ये आ गई। ये देखिए बेटा, आपका मादा जनन भाग निकल कर आया। आप देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ, चूंकि ये गुड़हल का फूल है, इसमें जो हमारा ऊपर वाला भाग होता है ये कई भागों में बट जाता है, इसलिए ये भाग आपको ऊपर ऐसा दिखाई दे रहा है। नीचे एक लंबी सी नली दिखाई दे रही है, ये आपको यहाँ दिखाई दे रही है। और नीचे की तरफ आपको देखिए, सबको दिखाई दे रहा है, ये एक फूला हुआ सा भाग दिखाई दे रहा है। ये भाग आपका ये फूला हुआ भाग आ गया। अब इन भागों के अपने अलग अलग नाम हैं, अलग अलग कार्य हैं, लेकिन पूरा एक भाग मिलकर आपका मादा जनन भाग है। आप इसमें देख सकते हैं ये आपकी मादा जनन भाग जो अभी हमने पीछे बनाया था, ये उसका भाग है। कौन सा भाग क्या कहलाता है? सबसे ऊपर वाला भाग ये आपका दिखाई दे रहा है, जो यहाँ लोब्स में, पालियों में टूट गया है। ये आपका सब में ऐसा नहीं होता, अभी जो हमने पीछे ड्रॉ किया था इस प्रकार से होता है। अगर आप सरसों को देखेंगे तो उसमें आपको इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर ये भाग कहलाता है आपका वर्तिकाग्र। क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र। उसके बाद एक लंबी सी नली दिखाई देती है जिसे हम कहते हैं वर्तिका नली या वर्तिका कहते हैं। और उसके बाद नीचे की तरफ एक फूला हुआ सा भाग होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है पौधे का, ये कहलाता है अंडाशय। अब अगर हम इस अंडाशय को भी खोल कर देखें, हम एक छोटा सा कट और लगाते हैं और इस अंडाशय को भी खोल कर देखते हैं। देखिए, अगर आपको यहाँ पर ये अंडाशय में हमने कट लगाया तो अंडाशय के अंदर ये हमारा अंडाशय फूला हुआ भाग है। इसके अंदर भी आपको कुछ बीज की तरह छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई देंगी। ये बच्चों कहलाता है बीजांड। अंडाशय, अंडाशय के अंदर है आपका बीजांड। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, ये वर्तिकाग्र, वर्तिका, फूला हुआ भाग, अंडाशय, और अंडाशय के अंदर ये आपका क्या है बच्चों? बीजांड। और बीजांड के अंदर ही क्या बन के आते हैं? बाद में जब निषेचन हो जाएगा बीज बनेंगे। यहाँ से आपको दिखाया है एक नर भाग। नर भाग में ऊपर की तरफ परागकोश हैं, परागकोश से ये परागण निकल रहे हैं, और ये आपका पुतंतु है। इसको और अधिक स्पष्ट करने के लिए हमने एक छोटा सा मॉडल भी तैयार किया है। ये मॉडल क्या है? ये मॉडल आपके पुष्प की संरचना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमें ये हरे रंग की पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं। सबको दिखाई दे रही हैं? ये हरे रंग की जो पत्तियाँ हैं, ये पत्तियाँ आपकी क्या हैं? आपने अभी सीखा वाह्य दल हैं। ये वाह्य दल पुंज हैं क्योंकि समूह में होती हैं। उसके बाद ये आपको दिखाई दे रही हैं लाल रंग की पत्तियाँ। ये लाल रंग की पत्तियाँ आपकी दलपुंज हैं जो कीटों को आकर्षित करती हैं। यहाँ पर हमने ये दिखाने का प्रयास किया है, ये दो भाग बनाए हैं जिसमें ऊपर की तरफ एक पीला सा भाग है और एक धागे की तरह हमने संरचना बनाई है। ये आपका परागकोश है और ये आपका पुतंतु है। इसके अंदर भरे होते हैं परागकण जो नर जनन कोशिका कहलाती है। और ये है आपकी जायांग जिसमें ऊपर वर्तिकाग्र है, नली वर्तिका है, और ये फूला हुआ भाग आपका अंडाशय है। और अंडाशय के अंदर आपको दिखाई दे रहा है बीजांड जिसमें बीज बनेंगे। तो इस मॉडल की सहायता से भी हम बहुत आसानी से एक पुष्प की संरचना को समझ सकते हैं। अब हल्दी पाउडर की सहायता से पुंकेसर में परागकण की उपस्थिति और उसके छिड़कने से परागकण क्रिया को समझा जा सकता है। मतलब जैसे कि आपने देखा हल्दी हमारे हाथों पर पीला प्रभाव देती है, उसी प्रकार से जब हम गुड़हल के फूल को छूते हैं तो वह भी आपको क्या लगता है? पीला पीला सा हो जाता है। तो इस क्रिया के द्वारा भी हम पुंकेसर को, नर जनन भाग को समझ सकते हैं।
ये आपने पढ़ लिया कि आपके पुष्प के फूल के 4 भाग होते हैं। उसके बाद आपका ये पहला भाग हो गया जिसे हम बाह्य दल कह रहे हैं। फूल में यह पत्तों का बाह्य दल होता है, हरे रंग के होते हैं, फूल के अंदर वाले भागों की रक्षा करते हैं, इन्हें हम हरी पत्तियां भी कहते हैं। दलपुंज आपने पढ़ लिया, ये दूसरा चक्र होता है, ये रंगीन होते हैं और इन्हें हम रंगदार पत्तियां भी कहते हैं। इनका काम क्या है बच्चों? कीटों को आकर्षित करती हैं और परागण में सहायता करती हैं। तीसरा भाग आपने पढ़ा पुंकेसर, ये फूल का नर भाग होता है। इसको आपने देखा ऊपर की तरफ परागकोश और पुतंतु होते हैं। तीसरा भाग हो गया, उसके बाद आता है स्त्री केसर जो आपका मादा जनन भाग कहलाता है। इस भाग के आपके 3 भाग हो गए, वर्तिका, वर्तिका नली, अंडाशय, जिसके अपने अलग अलग काम होते हैं। ये आपका मॉडल हो गया। इस मॉडल के द्वारा भी हमने आपको समझा। अब हम एक चीज और समझते हैं। आपने समझ लिया कि नर और मादा कोशिका कहाँ होती है। नर कोशिका परागकण के रूप में होती है और मादा कोशिका अंडाशय के अंदर, बीजांड के अंदर अंड कोशिका के रूप में होती है। तो हमें नर और मादा जनन कोशिका प्राप्त हो गई। हमने देख लिया कि नर और मादा कोशिका कहाँ कहाँ होती है। तो हमारा ये भाग यहाँ पर आपकी अंड कोशिका है और ये आपका, आप देख सकते हैं चित्र में भी कि ये परागकण है और अंदर की तरफ यहाँ आपको दिखाई दे रही है अंड कोशिका, मादा जनन कोशिका। अब ये मिलें कैसे, इनको कैसे मिलाया जाए? जब तक ये मिलेंगे नहीं तब तक लैंगिक जनन नहीं होगा। मिलाने के लिए अब हम एक क्रिया करेंगे और उस क्रिया को आप क्या कहेंगे? उसे क्रिया को आप कहते हैं परागण, जो अभी हमने आपको बताया परागण। परागण क्या होता है? बहुत आसान है। पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। परागकण बेटा, ये परागकण है आपके, जो किसके अंदर बन रहे थे? पराग कोश के अंदर बन रहे थे। ये यहाँ से कहाँ जाएंगे? ये यहाँ से यहाँ आएंगे, अब वर्तिकाग्र पर आएंगे। बस इस क्रिया को ही हम क्या कहेंगे? इस क्रिया को हम परागण कहेंगे। पराग कोश से पराग कण का निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। तो हमने क्या किया? नर कोशिका को पहुंचा दिया मादा कोशिका के टॉप पर। अभी मिली नहीं है, अंड कोशिका से नहीं मिली बच्चों, ये अभी केवल ट्रांसफर हुई है, अभी केवल पहुंच गई है। अब ये धीरे 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 अंदर जाएगी, अंड कोशिका से मिलेगी, तब तीसरा स्टेप आएगा। तो हम समझ गए दूसरे स्टेप में परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और ये क्रिया परागण कहलाती है। परागण भी 2 प्रकार का हो सकता है बेटा। परागण क्रिया 2 प्रकार की। कैसे? एक होता है स्वपरागण और एक होता है बच्चों पर परागण। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वपरागण एक चित्र की सहायता से हम समझ लेते हैं। हमारे पास एक पौधा है, उसमें एक फूल है और इसी पौधे में एक दूसरा फूल है। जब पौधा एक ही हो, सेम प्लांट, इसके परागकण निकलकर उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएं, तब क्रिया स्वपरागण कहलाती है। जब एक ही पौधा रहे, ध्यान देने योग्य बात है कि पौधा एक ही रहे, पौधा नहीं बदलेगा। एक ही पौधे के एक फूल से निकलकर परागकण दूसरे फूल पर आ जाएंगे। लेकिन जब यही क्रिया 2 अलग अलग पौधों के बीच में होती है, इसके फूल से परागकण निकलेंगे और दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे, तब उस क्रिया को हम क्या कहेंगे बच्चों? पर परागण कहेंगे। तो परागण भी 2 प्रकार से हो गया। नर कोशिका मादा कोशिका के पास पहुंच गई, या तो उसी पौधे के अंदर या फिर दूसरे पौधे के पास पहुंच गई। जब उसी के पास पहुंच गई तो स्वपरागण हो गया, और जब दूसरे के पास पहुंच गई तो पर परागण हो गया। नर और मादा कोशिका आ चुकी हैं, अभी मिली नहीं है। अब इनको मिलाना है, निषेचन कराना है हमें।
तो क्या होगा, अब यहाँ पर ये बहुत सारे छोटे छोटे परागकण यहाँ चिपक जाते हैं, ये चिपचिपी होती है वर्तिकाग्र। अनुकूल मौसम जब परिस्थितियाँ आएंगी तो यहाँ से छोटी छोटे ट्यूब की तरह, नली की तरह नली निकलती हैं, जिसे हम पराग नली कहते हैं। अभी आपने इस चित्र में देखा कि यहाँ पर एक परागण है, ये इस परागण से एक पराग नली निकल रही है और ये पराग नली वर्तिका से होती हुई जाएगी कहाँ, बीजांड में। क्यों? क्योंकि बीजांड के पास अभी आपको बताया था क्या है, अंड कोशिका है जो मादा जनन कोशिका है। तो हमारी नर कोशिका वर्तिका से होती हुई पहुंच गई कहाँ, उस अंड कोशिका के पास, जिस कोशिका से मिलकर इसे क्या करना है, महत्वपूर्ण प्रक्रिया निषेचन करनी है, जो लैंगिक जनन का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसी भाग के द्वारा अब बीज का निर्माण होगा। तो नर और मादा कोशिका कहें, युग्मक कहें, नर और मादा जनन कोशिका कहें, आपस में मिलकर युग्मनज बनाना, जाइगोट कहते हैं बच्चों इसे, हम इंग्लिश में हम इसे जाइगोट कहते हैं, हिंदी में हम इसे युग्मनज कहते हैं। युग्मनज बनाना निषेचन कहलाता है। तो अब क्या कर दिया हमने बच्चों, नर और मादा कोशिका को मिला दिया, फ्यूज कर दिया, और क्रिया कहलाती है फर्टिलाइजेशन, जिसे हम हिंदी में निषेचन कहते हैं। तो आपका निषेचन हो गया। निषेचन के बाद अब बीज का निर्माण होगा। नर और मादा कोशिका मिल गई और युग्मनज बन गया, जाइगोट बन गया। फाइनली जो हमारा लैंगिक जनन का अंतिम चरण है, जिसके द्वारा एक बीज का निर्माण होना है, उस बीज का निर्माण हो जाता है। जब पौधों में लैंगिक जनन पूरा हो जाता है, जब पौधों में लैंगिक जनन का अंतिम चरण आ जाता है, बीज का निर्माण हो जाता है, तो बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। कौन से परिवर्तन होते हैं? आपने देखा होगा कि पौधों में जब प्रारंभ में पौधा बड़ा होता है तो उसके अंदर फूल बनते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, फूल झड़ भी जाते हैं और उन फूल के झड़ने के स्थान पर फल आ जाता है। तो ये जो फल आया, ये लैंगिक जनन का ही फाइनल या अंतिम उत्पाद होता है, क्योंकि इन फलों के अंदर लगे होते हैं बीज। जब निषेचन पूरा हो गया तो सारे अंगों का कार्य खत्म हो जाता है। वर्तिकाग्र मुरझा जाएगी, वर्तिका मुरझाकर गिर जाएगी, और ये जो फूल सा भाग बच्चों आपको दिखाई दे रहा था, जिसे हमने अंडाशय कहा था, ये अंडाशय किस में बदल जाएगा, फल में बदल जाएगा। और जो बीजांड था इसके अंदर, वो बीजांड किस में बदल जाएंगे, बीज में बन जाएंगे। तो इस प्रकार से आपने एक फूल से प्रारंभ किया लैंगिक जनन, और अंतिम आप पहुंच गए किस पर, एक फल बन गया, फल के अंदर बीज बन गए, वो लैंगिक जनन का अंतिम चरण होता है। तो इस प्रकार से आज उपचारात्मक शिक्षण की इस कक्षा में हमने सीखा कि पौधों में लैंगिक जनन का मुख्य भाग कौन सा होता है, लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, और किस प्रकार से बीज का निर्माण होता है। तो इससे संबंधित आपका अभ्यास कार्य है, ये आपको करके लाना है। लैंगिक जनन किसे कहते हैं, लैंगिक जनन कितने चरणों में होता है, एक पुष्प के कितने भाग होते हैं, एक पुष्प का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएंगे, क्योंकि चित्र के द्वारा हमेशा ध्यान रखिएगा कि विज्ञान में हम जितना करके सीखते हैं उतना हम देख कर नहीं सीखते। अगर हम छोटी छोटी घटनाओं को, छोटे छोटे प्रयोगों को अपने जीवन में करना शुरू कर दें, हम ये नहीं कहेंगे कि हमें बहुत बड़ी बड़ी रिएक्शन जो है वो अकेले करनी चाहिए, हमेशा अपने अध्यापक की देख रेख में हमें करनी चाहिए, लेकिन जो छोटी छोटी गतिविधियां हैं अगर हम उनको करेंगे तो उससे हमें जो ज्ञान प्राप्त होगा बच्चों, वो हम जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे, वो हमारे मस्तिष्क के पटल पर हमेशा के लिए स्थापित हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप पुष्प की स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएंगे तो उसके जब आप भाग बनाएंगे तो आप उसे कभी भूल नहीं पाएंगे। उसके बाद परागण और निषेचन में क्या अंतर होता है, पहले परागण होता है या निषेचन होता है। तो इस प्रकार से आज की कक्षा में हम सभी ने सीख लिया कि पौधों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। जय हिंद, जय भारत।